आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। एक फिल्म ऐसी है जिसके ऊपर न जाने इस देश में ही कितने सारे क्रिमिनल ने उस फिल्म को देखने के बाद उसी की कॉपी करने की कोशिश की अपने जुर्म को छुपाने के लिए। लाजवाब फिल्म थी, लाजवाब कहानी थी, लाजवाब एक्टिंग थी। फिल्म थी दृश्यम, जो साउथ में मोहनलाल दिग्गज कलाकार और हिंदी फिल्मों में अजय देवगन ने जिसका रोल प्ले किया था। दृश्यम पहली जो आई तो सुपरहिट रही, इसके बाद पार्ट 2 बनाई, पार्ट 2 भी सुपर डुपर हिट हुई। अब इस फिल्म की जो कहानी थी वो एक मर्डर केस के इर्द गिर्द है कि कातिल एक कत्ल करता है और फिर लाश को छुपाता है, कैसे कानून और पुलिस को गुमराह करता है और वो बचता रहता है। तो हर मुजरिम, हर कातिल यही सोचता है कि जब वो क्राइम करे तो पुलिस उस तक ना पहुंचे और वो अपने जुर्म को छुपा ले ताकि सजा से बच जाए, पर ऐसा होता नहीं। लेकिन आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने सिर्फ दृश्यम पार्ट 1 नहीं बल्कि पार्ट 2 को भी पूरी तरह से कॉपी कर डाला। जो फिल्म पार्ट 1 में दिखाया गया और फिर पार्ट 2 में, उसने उन दोनों चीजों को अपने जुर्म को छुपाने के लिए सेम वैसा ही किया। उसकी सोच, उसके इस दिमाग ने खुद बेंगलुरु पुलिस को चकरा कर रख दिया था। अजीब कहानी ये जो है, इसकी शुरुआत होती है 12 अगस्त को, अभी पिछले महीने। अब सितंबर शुरू हो गया। 12 अगस्त को बेंगलुरु के करीब एक कपल, हस्बैंड वाइफ, एक पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और वहां जाकर वो एक रिपोर्ट लिखाते हैं। रिपोर्ट ये कि जो कपल थे उनमें से वाइफ कहती है कि मेरी एक सहेली है और उस सहेली का नाम ललिता है और ललिता पिछले 24 घंटे से गायब है, लेकिन हमें पूरा शक ही नहीं, यकीन है कि ललिता का कत्ल हो गया है और कातिल कोई और नहीं बल्कि ललिता का अपना पति उमेश। अब पुलिस उससे सारी जानकारी लेती है, उसके बाद कहती है ठीक है आप कंप्लेंट दीजिए। पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है। अब एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ललिता के हस्बैंड उमेश के पास पहुंचती है और उमेश से पूछताछ करती है, भाई तुम्हारी पत्नी कहाँ है, शादी कब हुई? तो पूरी कहानी सामने आती है। पता चलता है कि ललिता और उमेश दोनों 5 साल पहले तक मतलब 5 साल पहले दोनों मिले, उसके बाद दोनों में प्यार हुआ। प्यार होने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया, दोनों की शादी हो गई और उनका एक छोटा सा बेटा भी है। ललिता एक ब्यूटिशियन थी और उमेश एक ट्रैवल एजेंसी में जॉब करता था। बेंगलुरु के करीब दोनों रहा करते थे, लेकिन फिर बाद में दोनों के बीच रिश्ते कुछ खराब होने लगे और उसकी वजह थी शक। उमेश को लगता था ललिता का किसी और के साथ अफेयर है, ललिता को लगता था कि उमेश का किसी और के साथ अफेयर है। तो करीब 2 साल से अब दोनों पति पत्नी अलग अलग रहते थे उसी बेंगलुरु शहर में। तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब ललिता ने फिर फैसला कर लिया कि वो उमेश को डिवोर्स दे देगी और इस तलाक के बाद वो अपने बेटे के साथ रहेगी। उमेश नहीं चाहता था कि ललिता उसे डिवोर्स दे, तो दोनों अलग रह रहे हैं, लेकिन अभी तक ये बात चल रही है। तभी 11 अगस्त को उमेश की वाइफ ललिता अपनी सहेली के पास पहुंचती है और कहती है कि अभी भी मेरे पास उमेश का फोन आया और वो इस डिवोर्स और बाकी चीज़ों के लिए कह रहा है एक बार मिल बैठ के बात कर लेते हैं ताकि अदालत के बाहर कुछ समझौता हो जाए। तो तुम एक इतने बजे जहां मैं कहता हूं वहां आ जाओ, बैठ के बात कर लेंगे। तो ललिता अपनी सहेली से कहती कि देखो मैं जा तो रही हूं, लेकिन मुझे अजीब लग रहा है, पता नहीं उमेश के मन में क्या चल रहा है, मुझे डर भी लग रहा है, लेकिन मुझे ये ख़त्म भी करना है सारा मामला। तो तुम मुझे अपनी स्कूटी दे दो, मैं स्कूटी पे जाती हूँ और फिर लौट कर शाम को स्कूटी दे दूँगी। ललिता की सहेली उसे अपनी स्कूटी दे देती है, लेकिन साथ ही वो कहती है कि देखो मैं तुमको ना अपना लाइव लोकेशन भी दे रही हूँ, क्योंकि पता नहीं उमेश पे मुझे यकीन नहीं है, तो मैं लाइव लोकेशन दे रही हूँ, अगर मैं लौट के ना आऊँ तो तुम पुलिस में इन्फॉर्म कर देना। अब ललिता अपना लाइव लोकेशन अपनी सहेली को देती है और उसके बाद वो चली जाती है। लाइव लोकेशन बेंगलुरु से करीब 60 किलोमीटर दूर एक जंगल का इलाका था, वहां तक जाकर रुक जाता है। तब तक रास्ते में बीच में 1-2 बार बात भी हुई सहेली से, उसने कहा बस मैं पहुंचने वाली हूँ।
आखिरी शाम को 6:11 पर मोबाइल बंद हो जाता, उससे पहले बातचीत हो रही थी ललिता की। अब सहेली परेशान की है, वहां पहुंची है, मोबाइल स्विच ऑफ है, फिर उसे लगता है शायद बैटरी खत्म हो गई या फिर वहां पे नेटवर्क नहीं है, कोई इशू है। लेकिन खैर वो इंतजार करती है क्योंकि सहेली बता कर गई थी कि मुझे अपने पति पे यकीन नहीं है। शाम से रात हो जाती है, ललिता लौटती नहीं है, न स्कूटी लौटाने के लिए। देर रात अचानक अब उमेश पहुंचता है ललिता की उसी सहेली के घर जहां से उसने स्कूटी ली थी, और वो स्कूटी पे ही आता है और उसको स्कूटी दे देता है। कहता है ये स्कूटी। सहेली पूछती है कि मेरी दोस्त ललिता कहाँ है, तो उसने कहा कि ललिता को मैंने बस स्टॉप पर छोड़ दिया, वो शायद अपने घर चली गई हो। इधर मोबाइल बंद है, ललिता जाने से पहले ही शक जता चुकी है। सहेली को अब शक होता है, वो अपने पति से बात करती है। पति कहता है एक बार रात भर देख लेते हैं। उसके बाद सुबह होती है, ललिता का कोई सुराग नहीं, मोबाइल बंद, जहां ललिता रहती थी वो वहां भी नहीं पहुंची। अब सहेली को कुछ गड़बड़ लगता और वो 12 अगस्त 2024 को पुलिस स्टेशन पहुंचती है और रिपोर्ट लिखा देती है अपनी सहेली की मिसिंग की। अब ये सारी बातें वो पुलिस अफसर को बताती है कि वो अपना लाइव लोकेशन देकर गई थी, इतने बजे लास्ट कॉल हुआ था, बंद हो गई। अब पुलिस जो है उमेश को उठाती है और उससे पूछताछ करती है, तो वो वही कहानी सुनाता है कि मैं गया था, डिवोर्स के बारे में बात करनी थी, मैं लौट आया और उससे मैंने ड्रॉप कर दिया बस स्टॉप पर। उसके बाद वो कहाँ गई मुझे नहीं मालूम। लेकिन पुलिस को डाउट था, तो पुलिस के पास एक लाइव लोकेशन था। पुलिस ने कहा चलो इस लाइव लोकेशन तक चलते हैं। उमेश को लेकर पुलिस उस लाइव लोकेशन तक पहुंच गई जो लास्ट दिखाया था, क्योंकि लाइव लोकेशन इस सहेली के पास था। जब वहां पहुंचे तो पहुंचने के बाद देखा आसपास में तो जंगल है और कुछ है नहीं, और वो भी बड़ा घना जंगल। अब पुलिस के दिमाग में ये सवाल था कि आखिर इतनी दूर इस जंगल के इलाके में आकर लाइव लोकेशन बंद क्यों हो सकता है, वजह क्या थी। फिर उमेश से वो थोड़ा ठीक ठाक तरीके से पूछताछ करते हैं। उमेश टूट जाता है। फिर उमेश कहानी सुनाता है, कहता मेरी बीवी मुझे डिवोर्स दे देती, बहुत सारी चीज़ें थी कोर्ट में, मुझे कंपनसेशन, पैसे, ये सब देने थे, फिर हो सकता है मेरे बेटे को भी ना मिलाए, तो इसीलिए मैंने उसको पहले समझाने के लिए बुलाया था। मैं अपने साथ ले गया और वहां जाकर पता चला कि उसने अपना लाइव लोकेशन अपनी सहेली को दे रखा है। तो वहां जाने के बाद मैंने बात करने की कोशिश की, बात बनी नहीं, मुझे गुस्सा आया, मैंने गला दबाया और उसका कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद मैंने वहीं जंगल में एक जगह पर लाश को गड्ढा खोदकर गाड़ दिया और मैं वापस चला आया कि किसी को पता नहीं चलेगा। अब कन्फेस कर चुका था उमेश अपना जुर्म। पुलिस ने कहा चलो एक केस सॉल्व हो गया। जिस जगह पर उसने बताया वहां पे गड्ढा खोदा गया, ललिता की लाश भी बरामद हो गई। क्योंकि 24 घंटे के अंदर बरामद हो गई, इसलिए शिनाख्त में कोई मुश्किल भी नहीं था। अब उमेश को पुलिस हिरासत में पूछताछ करने के बाद अब उसे जेल भेजने की तैयारी हो रही थी। लेकिन तभी इस सारी कहानी सुनने के बाद इंस्पेक्टर के मन में एक सवाल आया, जो उस थाने के इंस्पेक्टर थे। सवाल ये था कि उमेश को अगर ललिता का कत्ल ही करना था तो बेंगलुरु में जिस जगह पर वो रहता था और ललिता रहती थी वो बेंगलुरु का ही आउटस्कर्ट था। उसके बाद सन्नाटा था, झाड़ियां थी, सड़क पे भी कोई भीड़, ऐसी भीड़ नहीं थी। उसे 60 किलोमीटर दूर जाकर अपनी बीवी को कत्ल क्यों करना पड़ा, ये बात बड़ी अटपटी लग रही थी। उन्होंने उससे पूछा भी कि तुम उसको कहीं भी मार सकते थे, कहीं भी दफना सकते थे, बट ये 60 किलोमीटर दूर वहां पर उस जंगल के करीब ले जाने के पीछे का मकसद क्या था। वो टालता रहा कि वहां पे कोई था नहीं, पैक कत्ल के मकसद से गया नहीं। पहले तो बातचीत करनी थी, बातचीत कामयाब नहीं हुई, फिर मैंने गुस्से में मारा और वहां पे सन्नाटा था, मैंने दफना दिया। लेकिन पुलिस को उसका जवाब खटक रहा है, लग रहा है कि कुछ छुपा रहा है। और इंस्पेक्टर के दिमाग में ये बार बार घूम रहा है कि एक कातिल जो कत्ल करने के इरादे से निकला है वो कोशिश करता है जितनी जल्दी कत्ल करे, लाश से पीछा छुड़ाए और भाग लेता है। लेकिन यहां ये पूरे 60 किलोमीटर का सफर तय करता है और 60 किलोमीटर दूर जाकर अपनी बीवी को मारता है। इस 60 किलोमीटर के बीच में कोई राज और पहेली जरूर है, लेकिन वो क्या है ये इंस्पेक्टर को पता नहीं। क्योंकि अभी वो पुलिस हिरासत में था और पुलिस कस्टडी उसकी मिली हुई थी, तो पुलिस कस्टडी में उससे अब डिटेल से पूछताछ करने का फैसला हुआ। फिर पुलिसिया तरीका अपनाया गया। हालांकि वो अपने कत्ल का इकरार कर चुका है
और अब पुलिस को कुछ चाहिए नहीं, लाश भी उसकी निशानदेही पे बरामद हो गई है, सब कुछ है। लेकिन पुलिस को कुछ खटक रहा है। ये 60 किलोमीटर का फासला और इसके पीछे लग रहा है पुलिस को कोई नई कहानी है। तो पुलिस उससे इस 60 किलोमीटर की पहेली को फिर से पूछना शुरू करती, बार बार पूछती है और आखिरकार पुलिस कामयाब हो जाती है। इस बार बार के पूछने के बाद एक ऐसी कहानी सामने आती है जो पिछले 5 सालों से एक राज, किसी को पता नहीं। और जब उस कहानी का खुलासा हुआ तो खुद पुलिस हैरान रह गई। कहानी ये थी कि जब पुलिस कस्टडी में बार बार पूछा गया उमेश से, तब उमेश ने कहा कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम किरण है, हम दोनों बेंगलुरु से कुछ दूरी पर एक गांव है, वहीं साथ साथ पले बड़े इकट्ठा, और फिर मैं इधर आ गया और उमेश वहीं, मतलब किरण वहीं रहता है, पर हमारी दोस्ती अब भी थी। तो बोला एक रोज किरण मिला था मुझे, मैंने उससे पूछताछ की, बातचीत की, फिर मैंने उसे अपनी फैमिली के बारे में बताया और मैंने कहा यार मुझे अपनी बीवी से छुटकारा पाना है और मुझे उसे मारना है। तो उसने मुझे कहा कि ठीक है, तुझे अगर पुलिस को धोखा देना है तो तू एक काम कर, तू बेंगलुरु से 60 किलोमीटर दूर एक जंगल है, उस जंगल का एक नाम है, तू वहां ले जा और वहां मारने के बाद दफना दे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो मैंने ठीक वैसे ही किया। अब पुलिस को लगा कि किरण इसको ये सुझाव दे रहा है कि तुम 60 किलोमीटर दूर से एक जंगल में, तो किरण को कैसे पता कि इस जंगल में कत्ल करना या लाश को दफनाना सेफ है और कभी पुलिस उस तक पहुंचेगी नहीं। अब इस सवाल पर पुलिस ने उससे सवाल करना शुरू किया। फिर उसने पूरी कहानी बताई। उसने कहा असल में किरण ने 5 साल पहले अपनी बीवी का कत्ल किया था और अपनी बीवी को उसी जंगल में मारकर दफना दिया और आज तक पुलिस को पता ही नहीं। अब जब पुलिस के सामने ये कहानी आई तो पुलिस की भी मतलब होश उड़ गए कि एक शख्स 5 साल पहले कत्ल किया हुआ और आज तक किसी को पता ही नहीं, ये कैसे मुमकिन है। अब पुलिस पहुंचती है उस गांव और किरण को उठा लेती है। किरण को उठाने के बाद अब उससे पूछताछ होती है। उससे अब चूंकि 5 साल पुराना मामला है, कंप्लेनेंट कोई है नहीं, तो क्या किया जाए। तो अब पुलिस किरण की जो वाइफ थी और किरण की कहानी जानती है, तो पता चला कि किरण और पूजा ने भी कभी लव मैरिज किया था और दोनों साथ रहते थे, उनका भी एक बच्चा था। लेकिन 2019 में एक रोज अचानक पूजा गायब हो गई और पूरे गांव में किरण ने यह बताया कि वो एक अपने प्रेमी के साथ भाग गई। अब ये गांव को भी पता और किरण के ससुराल को भी पता, उसकी सास को भी पता। अब पुलिस किसी तरह से उस सास को ढूंढने के लिए टीम भेजती है। इधर पुलिस कस्टडी में किरण को रहते हुए 4-5 दिन हो गए हैं। अब पुलिस हैरान है कि एक भी उसका रिलेटिव रिश्तेदार उसका हालचाल पूछने थाने में आया ही नहीं, पता नहीं क्या है। खैर अब पुलिस किसी तरीके से उसकी सास तक पहुंचती है। जब सास तक पहुंचती है और उससे पूछती है कि आपकी बेटी पूजा कहाँ है, तो कहती है कि वो तो 5 साल पहले ही अपने प्रेमी के साथ भाग गए। उसने कहा आपको कैसे पता? उसने कहा मेरे दामाद ने बताया, किरण ने। तो उसने कहा भाग गए, लेकिन 5 साल हो गए, आपने कभी ढूंढने की कोशिश की? उसने कहा मेरे दामाद ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी, उसने मुझे कंप्लेंट की कॉपी भी दिखाई। अब सास से पूरी बातचीत करने के बाद पुलिस के पास सबूत था, वो किरण से फिर से इंट्रोगेट करती है, पूछती है। किरण कहता है कि जी मेरी बीवी भागी, मैंने पुलिस में कंप्लेंट की थी, लोकल पुलिस में जहाँ मेरा गांव है, और मैंने जब वो कंप्लेंट की थी तो मेरे साथ मेरे 2 दोस्त भी गए थे। अब पुलिस की टीम उस थाने पहुंचती है और 2019 का वो पूरा 1 मई 2019 को उसकी वाइफ पूजा गायब हुई थी। तो 1 मई से लेकर 10 मई तक के उसके बाद आगे के भी सारे रिकॉर्ड खंगाल दिए, लेकिन पूजा नाम की कोई मिसिंग कंप्लेंट उस थाने में दर्ज ही नहीं थी। अब पुलिस उससे पूछती है कि तुम्हारा तो कोई कंप्लेंट है नहीं। तो कहता मैं तो अपने 2 दोस्तों के साथ गया। वो 2 दोस्तों के नाम बताता। पुलिस उन दोस्तों को उठाती है और पूछती है कि क्या ये अपनी बीवी की कंप्लेंट दर्ज कराने तुम्हारे साथ थाने गया? दोस्त मुकर जाते हैं, कहते हैं हम तो कभी पुलिस स्टेशन का हमने रुख ही नहीं किया, इसके साथ तो कभी मैं गया ही नहीं। अब पुलिस को लग जाता है कि झूठ बोल रहा है। इसके बाद फिर पुलिस उसे ये सबूत कि तुमने कंप्लेंट नहीं दर्ज की, तुम्हारे दोनों दोस्त तुम्हारे खिलाफ है, ऑलरेडी जो उमेश है तुम्हारी बीवी के कत्ल की बात कह चुका है, तुम्हारी मदर इन लॉ वो कह रही हैं कि तुमने झूठ बोला कि कंप्लेंट दी थी, तो अब सच बता दो।
इसी में भलाई है। अब किरण को लगा कि वो घिर गया है। इसके बाद फिर उसने सच बताया। सच्चाई ये थी कि किरण की अपनी बीवी से बनती नहीं थी, उसके लक्षण अच्छे नहीं थे। तो फिर एक रोज उसने मौका पाकर अपनी बीवी का कत्ल कर दिया, और कत्ल करने के बाद 2019 में मई का महीना था, लाश को अपने साथ ले गया स्कूटर पर, और उसके घर से दूरी पर कुछ एक जंगल है, पूरा घना फॉरेस्ट एरिया, वहां अंदर जाकर उसने गड्ढा खोदा और लाश को दफना दिया, और आकर घर पे और गांव में ये बता दिया कि मेरी बीवी का चक्कर था, वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई और अपने बच्चे को भी छोड़ गई। उसका भी छोटा सा बच्चा था। अब किरण ने असल में उसी वक्त दृश्यम मूवी देख रखी थी, और उसे पता था कि अगर लाश को दफना दो और ऐसी जगह जहां तक पुलिस पहुंच ही ना पाए, तो फिर जब लाश ही नहीं मिलेगी तो कत्ल का मामला कहां से बनेगा। तो उसने लाश को दफना दिया और इधर अपने ससुराल सब कुछ जगह बता दिया कि उसकी बीवी भाग गई है। और ससुराल वालों को यकीन दिलाने के लिए उसने एक पेपर पर एक कंप्लेंट लिखी कि मेरी बीवी ऐसे ऐसे भाग गई है, उसको ढूंढा जाए। और वो कंप्लेंट जाकर ससुराल में और अपनी सास को दिखाता कि देखो मैंने तो ये कंप्लेंट दे दी, उसकी कॉपी है, जबकि वो खुद कभी पुलिस स्टेशन नहीं गया उस कंप्लेंट को दर्ज कराने के लिए, क्योंकि वहां रिकॉर्ड था ही नहीं। अब बीवी को दफना दिया, लेकिन जहां दफनाया वो महीने में एक बार उस जंगल में जरूर जाता, अपनी बीवी के उस कब्र को देखने के लिए जहां उसने दफनाया था। महीने में चुपचाप से जाता, देखता कि सब बराबर है, वहां घास उगाया कुछ नहीं है, फिर मुस्कुराता और लौट आता। ये सिलसिला 2 साल तक चलता रहा, बल्कि 3 साल तक, नहीं 2021 तक। 19 में उसने कत्ल किया, 2021 आ गया, और इस दौरान वो हर महीने एक चक्कर जरूर मारता। मतलब अब तक वो 20-25 बार उस जगह पर हो आया, खुद को तसल्ली देता कि अब भी लाश जमीन के अंदर है। इसी दौरान हुआ ये कि अब 2021 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये डिसाइड किया कि जंगल का वो हिस्सा जहां इसने अपनी बीवी की लाश दफनाई थी, वहां पे खुदाई कर एक पूरा बाड़ा टाइप लगाने का। उसकी वजह ये थी कि घना जंगल था, वहां हाथी बहुत थे और भी कुछ जानवर थे, तो वो उसको क्रॉस करके बस्तियों में ना पहुंच जाए, तो इसलिए वहां पे उसको कुछ झाड़ियां काटनी थी, पेड़ काटने थे, और एक पूरा एक रास्ता वो ब्लॉक करना था ताकि जंगली हाथी और बाकी बस्तियों में ना आए, ताकि उत्पात ना मचाए। अब चूंकि ये हर महीने जंगल में जाता था, इसलिए जंगल की गतिविधियों पर इसकी नजर थी। 2021 में गया तो अचानक देखा, वहां देखा हलचल है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो नपाई कर रहे हैं, नाप रहे हैं कहां से कहां तक वो बैरिकेड लगाना, जाले लगानी है। इसे लगा पता नहीं क्या हो रहा है। ये गया, इसने बड़े मासूमियत से किसी से पूछा, भाई क्या है? तो उसने कहा जंगली जानवर बस्तियों में ना आए, इसलिए हम घेराबंदी कर रहे हैं। और इत्तेफाक से जो घेराबंदी का रूट था वो उसी तरफ था जहां से उसकी बीवी की लाश दफन थी, और उसके लिए जमीन में खुदाई भी हो रही थी, क्योंकि आपको अंदर जमीन के जाली वाली और खंबे वंबे लगाने थे। अब पहली बार किरण डरा कि अगर इन्होंने खुदाई की तो बीवी की लाश निकल आएगी, जब बीवी की लाश निकलेगी तो फिर उसे सब पता था, डीएनए वीएनए, तो वो पकड़ा जाएगा। अच्छा, ये सब कुछ जब चल रहा है, इस दौरान में दृश्यम 2 आ गई, और दृश्यम 2 में सेम था ये कि पहले पार्ट में एक मर्डर होता है, एक पुलिस स्टेशन बन रहा है, उसके नीचे वो लाश दफना देता है, और उसके बाद फिल्म खत्म हो जाती है। अगले एपिसोड में ये था कि कभी ना कभी तो ये पुलिस स्टेशन में से लाश बाहर आ सकती है कंकाल की शक्ल में, तो पकड़े जाएंगे। तो वो वहां से कंकाल निकालता है, फिर उसे जलाता और ले जाकर दूसरी जगह कहीं पर दफना देता है, तो पकड़ में नहीं आएगा। यही कहानी है दृश्यम 1 और 2 की। अब इसने दोनों पार्ट देख रखी है। इधर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आ गए, अब वो उनकी खुदाई होनी है। इधर किरण को डर है कि खुदाई होगी तो उसकी बीवी की 2 साल पुरानी कंकाल बाहर आ जाएगी, और फिर क्या पता वो भेद ही खुल जाए, क्योंकि मन में डर तो होता है जो जुर्म करता है। उसने कहा कि इससे पहले खुदाई उसे कुछ करना पड़ेगा। अब दृश्यम 2 की सारी कहानी उसके दिमाग में घूमने लगी। एक रोज शाम के अंधेरा जंगल में पहुंचता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कोई लोग थे नहीं, क्योंकि अभी तक काम शुरू नहीं हुआ था खुदाई का। वो पहुंचता है, उसे वो जगह मालूम थी, जाता है, कब्र खोदता अपनी बीवी की, जहां उसने दफनाया था 2 साल पहले। खोदने के बाद
वो कंकाल अब उसके कुछ दांत, बाकी हड्डियां, ये सब बाहर निकालता है। बाहर निकालने के बाद कुछ दूरी पर जाता है, वहाँ ले जाकर वो सारी चीज़ें रखता है। अपने साथ पेट्रोल लेकर आया था, वो उसको जलाता है। अब चूँकि सारी चीज़ें पूरी तरह से तो जलेंगी नहीं, पर जितनी जली उसको जलाने के बाद वो सारी चीज़ें फिर से इकट्ठा करता है, वो बोन, टीथ और बाकी जो कंकाल के पार्ट्स हैं, और फिर ले जाकर वो एक दूर जंगल के पास एक फार्म हाउस था किसी का। जंगल के किनारे बहुत सारे लोग बड़े बड़े फार्म हाउस बनाते हैं। उस फार्म हाउस के पीछे जाकर फिर वो गड्ढा खोदता है और वो अब जले हुए उन सारे चीज़ों को वहाँ ले जाकर दफना देता है। मतलब 2 साल तक वो सारे पार्ट्स जंगल के एक जगह पे गड्ढे में रहे। 2 साल बाद जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुदाई के लिए आई तो उसने फिर से निकाला, फिर से जलाया और ले जाकर अब दूसरी तरफ दफना दिया। सेम दृश्यम 2 वाली कहानी उसने असली ज़िंदगी में अपनाई। अब ये करने के बाद वो बेफिक्र हो गया। उसके बाद 2021 से जंगल में काम शुरू हो गया। गड्ढे वड्ढे भी सब निपट गए, लेकिन किरण बचा रहा, इसलिए कि कुछ मिलना ही नहीं था। अब 2024 में उसके दोस्त उमेश के साथ उसकी पत्नी का यही विवाद शुरू हुआ और वो उसने उससे सलाह ली। तब उसने कहा कि तू एक काम कर, वहाँ से 60 किलोमीटर दूर ये जंगल है, वहाँ पहुँच, वहाँ मार, वहाँ दफना दे, किसी को पता नहीं चलेगा। आज तक मेरे बारे में पता चला क्या? चूँकि जिगरी दोस्त था, उसने अपना राज उगल दिया और यहीं उसने गलती की। और उसी के कहने पर उमेश ललिता को ले गया और वहीं बुलाया और वहीं मार दिया। अब जब ये कहानी आई तो एक पुलिस की टीम पहुंची। पहले उस गड्ढे पर जहां उसने बताया, वो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मटियामेट कर दिया था। फिर उस जगह पे जो फार्म हाउस के पीछे था, पुलिस की टीम पहुंचती है। उस जगह पर उसके बताए हुए जगह पे खुदाई होती है और अंदर से कंकाल के टुकड़े, दांत, हड्डियाँ, ये सब मिलती हैं। फॉरेंसिक टीम के साथ गई थी बेंगलुरु पुलिस, वो सारी चीज़ों को सहेजती है और उसके बाद उसे फॉरेंसिक लैब भेज दिया जाता है। ये बात अभी हफ्ता भर पुरानी है। अब फॉरेंसिक लैब से उसकी रिपोर्ट आनी है। जो पूजा की माँ है उससे ब्लड सैंपल ले लिया गया ताकि डीएनए मैच कराया जा सके। अभी इसकी रिपोर्ट नहीं आई है, रिपोर्ट शायद नेक्स्ट वीक आ जाए। तो नेक्स्ट वीक रिपोर्ट आने के बाद ये पता चल जाएगा कि ये जो कंकाल और दांतों के टुकड़े और ये सारी चीज़ें मिली हैं, ये पूजा ही है जो 2019 से गायब है या नहीं। लेकिन चूंकि ये सारी चीज़ें किरण की निशानदेही और गवाही पर मिली हैं, इसलिए उम्मीद यही है। और चूंकि बीवी पिछले 5 साल से गायब है, 2019 से कभी दिखी नहीं, कहीं मिली नहीं, तो यही है कि ये किरण की ही बीवी पूजा है। डीएनए टेस्ट का इंतजार है। ये डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट जैसी आएगी मैं आप तक ज़रूर पहुंचूंगा। लेकिन देखिए कमाल, एक अच्छी खासी फिल्म, एक अच्छी क्राइम थ्रिलर, बेहतरीन दृश्यम की कहानी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे क्रिमिनल्स की कमी नहीं है जो यहाँ से सारे आइडियाज़ भी चुराते हैं। और किरण ने तो इस मामले में सारी चीज़ें ही पार कर दी। उसने पार्ट 2 से पहला चुराया और जो पार्ट 1 से, और फिर पार्ट 2 जब जंगल में खुदाई तो उसको इम्प्लीमेंट किया। यानी उसने दोनों फिल्मों की दोनों कहानियों को असली ज़िंदगी में उतार दिया। तो ये थी आज की कहानी। कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज सोनू प्लास, इनका जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे सोनू। साथ ही उमर शहजाद का भी बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे उमर। विज्ञ पटेल, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे विज्ञ। मोहम्मद इजहानुद्दीन, इनका भी जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे इजहानुद्दीन। और ये हफीजुद्दीन के बेटे हैं, हफीजुद्दीन हैदर, कतर से। अमन सिंह का भी आज जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे अमन जी। और ये अनुराधा चौहान एंड फैमिली की तरफ से है। नीतीश चंद्र ठक्कर, बल्कि ठाकुर सॉरी, इनका भी आज जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे नीतीश। भेजा प्रशांत झा ने है। सरफराज खान दुबई से, इनका भी आज बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे सरफराज। श्रेयस एंड श्रेयाल, ये दोनों भाई बहन, इन दोनों का भी आज बर्थडे जन्मदिन तो हैप्पी बर्थडे श्रेयस और श्रेयाल। और भेजा उनके पापा वेंकट मेंगी ने। डॉक्टर इरशाद का भी आज बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे डॉक्टर इरशाद साहब। और ये मोहम्मद शुएब ने भेजा है, उनके फादर हैं। प्रिया संदीप रब्बेवर, इनका भी बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे प्रिया। और ये संदीप सुभाष रब्बेवर की वाइफ है। संतोष कुमार पासवान, इसके अलावा
प्रशांता देवराय, आकांक्षा खुराना, अमित सिंह और भी बहुत सारे लोगों ने किस किस के नाम सैटरडे की कहानी के लिए, और कुछ ने शिकायत की कि सर आप बहुत बीच बीच में गायब हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आज की कहानी में आपको मेरी आवाज़ से भी एहसास हो गया होगा। दिल्ली में आजकल बहुत वो चल रहा है, एक वायरल टाइप की अचानक थ्रोट इन्फेक्शन, गला खराब और फीवर और कोल्ड। तो फ्राइडे से ही मुझे कुछ ऐसा एहसास हो रहा था, और सैटरडे सचमुच इतनी हिम्मत नहीं हुई कि दफ्तर आऊँ। तो सैटरडे में छुट्टी बीमारी की वजह से, फिर संडे, लेकिन फिर दवा ववा ली तो कल रात से बेटर फील कर रहा था, तो इसलिए आज दफ्तर में हूँ। तो गोली नहीं दी थी, छुट्टी नहीं मारी थी, बस तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से नहीं आया। तो मुझे उम्मीद है फैमिली माफ़ भी करेगी। और एक हमारे वो दीपक और आसिम हैं, इन लोगों ने डाल दिया था कम्युनिटी पर कि मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए आप दफ्तर नहीं आएंगे। उस चक्कर में ये हुआ कि वो इतने सारे फ़ोन रात रात को बजने लगे कि पता नहीं क्या हुआ है। तो मुझे लगता है कि वो भी चीज़ नहीं डालनी चाहिए। बस ये कि आज कहानी नहीं होगी काफ़ी, लेकिन थैंक यू आप सबके प्यार के लिए और दुआओं के लिए भी। मनीष ओंकार एक कहानी की फरमाइश की है, इसके अलावा सिरसा मलिक एक कहानी की फरमाइश की है। करिश्मा ये BSF में थी पहले, थैंक यू सो मच। और इनके हस्बैंड इन्हें चिढ़ाते हैं कि तुम इतनी कहानियाँ सुन चुकी हो कि 500 कत्ल